नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरताज खान और एक बार फिर से लेके आए आपके लिए अपेक्स से ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, हमने इससे जो पहले क्लास थी उसमें हमने संधि की पहचान सीखी थी कि डायरेक्ट शब्द को देखकर आप कैसे संधि की पहचान करते हो। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे। 5 में सबसे पहले कौन सी थी? दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वर्धी, फिर यण और फिर अयादी। और दोस्तों, इससे पहले जो क्लास हुई थी हमने ये सीखा था कि डायरेक्ट संधि की पहचान कैसे करते हैं। जैसे दीर्घ संधि आ गई तो उसकी पहचान कैसे करोगे। और हमने पढ़ा था कि दीर्घ संधि की पहचान है कि जहां जिस वर्ण पे संधि हो रखी है, जिस वर्ण पे संधि हो रखी है वहां पे आपको आ, ई, उ, री, ऋषि यानी ऐसे स्वर जो अपने दीर्घ रूप में जाते हैं वो स्वर मिलेंगे। तो वहां 4 ही स्वर मिलेंगे आपको, आ, ई, उ और री। अगर जहां संधि हो रखी है वहां ये चारों स्वर मिलते हैं तो वो हमेशा दोस्तों दीर्घ संधि ही होती है, याद रखना। ओके, उसके बाद दोस्तों सेकंड हमने पढ़ा था कि गुण संधि। और गुण संधि की दोस्तों क्या पहचान बताई थी? हमने गुण संधि की 3 पहचान बताई थी कि जहां पे संधि हो रखी है, जहां पे संधि हो रखी है वहां आपको अगर ए मिल जाए, ओ मिल जाए या अर हलंत मिल जाए तो दोस्तों वो हमेशा गुण संधि होती है। तो दीर्घ संधि की निश्चित पहचान है, गुण संधि की अलग निश्चित पहचान है, ए, ओ, अर हलंत। उसी प्रकार दोस्तों तीसरी संधि थी वृद्धि संधि। तीसरी संधि कौन सी थी? वृद्धि संधि। और हमने ये भी जाना था कि वृद्धि संधि की क्या पहचान होती है, वृद्धि संधि किन स्वरों की होती है। तो हमने पढ़ा था ऐसे स्वर जिसकी मात्रा में एक वृद्धि हो जाती है, एक की मात्रा में वृद्धि होती है आई बनता है, ओ की मात्रा में वृद्धि होती है औ बनता है। तो किसी भी शब्द के अंदर जहां पे संधि हो रखी है उस वर्ण में अगर आपको आई या औ की मात्रा मिल गई या आई या औ स्वर मिल गया दोस्तों तो वो संधि हमेशा वृद्धि संधि होती। तो देखो दोस्तों तीनों की निश्चित पहचान होगी अलग अलग। आपको कहीं पर भी जिस वर्ण पे संधि हो रखी है, आ, ई, उ, री आ गया दीर्घ संधि, ए, ओ, अर हलंत आ गया गुण संधि, आई, औ आ गया वृद्धि संधि। उसी प्रकार चौथी जो संधि थी दोस्तों वो थी यण संधि। और यण संधि की दोस्तों क्या पहचान थी? तो हमने इसकी पहचान पढ़ी थी 3। कितनी? 3। पहली पहचान क्या थी कि अगर कहीं पर भी ये का कोई भी रूप आ जाए, ये का कोई भी रूप आ जाए दोस्तों, चाहे वो ये या ई, यू कोई भी हो, लेकिन उससे तुरंत पहले अगर स्वर रहित व्यंजन आता है, यानी आप देखो क्या ये का कोई भी रूप आ रहा है? आ रहा है। उससे तुरंत पहले क्या स्वर रहित व्यंजन आ रहा है क्या दोस्तों? अगर आ रहा है तो आप बोल सकते हो ये यण संधि है दोस्तों। उसी प्रकार इसकी दूसरी पहचान थी कि वै का कोई भी रूप आ जाए, वै का कोई भी रूप आ जाए और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाए, वै का कोई भी रूप आ जाए और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाए दोस्तों तो वो हमेशा यण संधि होती। उसी प्रकार हमने पढ़ा था कि इसकी जो तीसरी पहचान होती है वो क्या है दोस्तों कि अगर संयुक्त व्यंजन त्रय का कोई भी रूप आता है, संयुक्त व्यंजन त्रय का कोई भी रूप आता है तो वो हमेशा याद रखना दोस्तों यण संधि मानी जाती है। तो ये यण संधि की 3 पहचान क्लियर।
पांचवी और अंतिम जो स्वर संधि है दोस्तों, अयादी संधि। कौन सी है? अयादी। और अयादी संधि की दोस्तों हमने 4 पहचान बताई थी कि शब्द के अंदर कहीं पर भी अगर आई हलंत आता है या आई हलंत आता है या औ हलंत आता है या फिर आव हलंत आता है दोस्तों, तो वो अयादी संधि होती है। तो दोस्तों यण और अयादी दोनों में ये और वह आता है, याद रखना। लेकिन दोनों की पहचान क्या होती है? अलग अलग। कि अयादी संधि में दोस्तों ये और वह आएगा, उससे पहले स्वर सहित व्यंजन आएगा, कभी भी स्वर रहित नहीं आएगा। और जो यण संधि होती है उसमें ये और वह से पहले स्वर रहित व्यंजन ही आता है, आधा, स्वर सहित कभी नहीं आएगा। तो ये दोस्तों हमने पिछली जो क्लास थी उसमें ये हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट आप शब्द देखकर संधियों की पहचान कैसे करते हो। आज की क्लास में दोस्तों उसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके कृषि परीक्षक में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। आपको वहां डायरेक्ट संधि के बारे में पूछा जाएगा। आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें संधि कौन सी है बताओ। तो डायरेक्ट दोस्तों आपने पढ़ा है अभी, क्या आप बता सकते हो? तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लगभग पूरे आंसर इसके सही ही दोगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में देखो दोस्तों। सबसे पहले जैसे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों, पूछा गया है गुण संधि का उदाहरण है। तो देखो दोस्तों, गुण संधि आते ही आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि गुण संधि में हमेशा दोस्तों उसकी पहचान क्या होती है कि शब्द के अंदर आपको या तो ए मिलेगा या दोस्तों ओ मिलेगा। ये अगर कहीं पर भी आता है तो वो गुण संधि होती है। तो देखो दोस्तों, शुरुआत में ही ओ मिल रहा आपको, तो इसका मतलब ये गुण संधि का ही उदाहरण है। महोत्सव, ओ। देखो दोस्तों, ये जो है औ आ गया, तो आपका आना चाहिए कि ये औ आ गया, इसका मतलब ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहां दोस्तों देखो, वह का कोई भी रूप आ रहा है, यहां वह का कोई भी रूप आ रहा है और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आ रहा है। अगर कहीं पर भी वह का कोई रूप आता है और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आता है दोस्तों, तो वो कौन सी संधि मानी जाती है? यण संधि मानी जाती है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा था कि कहीं पर भी यह और वह आता है, उससे पहले स्वर सहित व्यंजन आता है और जिसमें से आ निकाल सकते हो आप। जैसे देखो, ग हलंत और आ, ये हलंत और ए, तो आई हलंत कहीं पर भी आ गया दोस्तों, तो वो अयादी संधि होती है। तो आप सारे शब्दों में भी कौन कौन सी संधि, ये भी साथ में आप पता कर सकते हो। तो इस पे क्वेश्चन अगले ने पूछा है कि गुण संधि का उदाहरण है, तो आपको पता है कि गुण संधि में ए या ओ आता है, तो यहाँ ओ आ रहा है, तो महोत्सव जो शब्द है ये गुण संधि का ही उदाहरण है दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं। देखो दोस्तों, चाहे दो स्वर हो, चाहे दो स्वर हो या दो व्यंजन हो, वो क्या कहलाते हैं? वर्णों का मेल ही तो हो गया ये। चाहे स्वर हो या व्यंजन, उनको हम क्या बोल सकते हैं? वर्णों का मेल।
और दोस्तों हमने संधि की परिभाषा में क्या पढ़ा था? स्वर हो या व्यंजन यानी वर्णों का मेल क्या होता है? संधि तो होती है। तो दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को हम क्या बोल सकते हैं? संधि दोस्तों। तो इसका आंसर ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो अभी हमने इससे पहले भी बात की और कल इसमें पूरी 1 घंटे की क्लास ली थी दोस्तों हमने, और हमने ये जाना था कि वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है। तो वृद्धि संधि आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों आई और औ। कहीं पर भी आई या औ आते हैं दोस्तों तो वो हमेशा कौन सी संधि मानी जाती है? वृद्धि संधि। तो दोस्तों देखो यहां पे आई और औ किस में आ रहा है? यहां दोस्तों आई या औ देखो इसमें आ रहा है, आई का ही रूप है। तो जहां आई आ गई वो कौन सी है? तो वो होती है दोस्तों वृद्धि संधि। तो विकल्प आपके पास कौन सा चुनना पड़ेगा? सी। कौन सा चुनना पड़ेगा? सी। ओके दोस्तों, उसी प्रकार इनमें औरों में बात करें तो दोस्तों यहां आपको पता होना चाहिए ओ आ रहा है तो गुण संधि है, यहां ई आ रहा बड़ा तो दीर्घ संधि है, यहां दोस्तों गुण संधि है। इसका दोस्तों वैसे सर्वधन इक्षण होता है। ओके, इसमें व में क्या आ रहा है? ई। हालांकि व से पहले स्वरित व्यंजन आता है, लेकिन अगर हम इसकी यण संधि करते हैं तो अशुद्ध हो जाती है वो। हम जब इसमें संधि करेंगे तब सीखेंगे कि इसमें कैसे गुण संधि होती है। उसी प्रकार अगर चौथा क्वेश्चन पढ़े तो इसमें दिया गया है कि परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देखो परमार्थ इस वर्ण पे संधि हो रखी है मां, और मां में आपको पता होगा कि क्या आ रहा है? आ। मां में कौन सा स्वर आ रहा है? आ। और हम स्वर संधि के बारे में हमें पता है कि ऐसा कोई भी वर्ण जिस पर संधि हो रखी है वहां अगर आ आता है तो वो कौन सी संधि होती है दोस्तों? दीर्घ संधि ही होती है। तो विकल्प 4 में आपसे पूछते कौन सी संधि है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो दीर्घ संधि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो है मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि है? मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। अगर हम बात करें मात्र, तो जहां संधि हो रखी है वहां पे दोस्तों त्रय आ रहा है। क्या आ रहा है? वहां पे त्रय आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जहां पे संयुक्त व्यंजन त्रय का कोई भी रूप आता है वो गुण संधि हो सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं हो सकती, क्योंकि गुण संधि के में संयुक्त व्यंजन त्रय नहीं आता, या तो ए आता है या ओ आता है या अर हलंत आता है। वहां आप ये बताओ अयादि संधि हो सकती है क्या? तो दोस्तों आप बोलोगे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अयादि संधि में आई हलंत, आई हलंत, औ हलंत और आव हलंत आता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि वहां वृद्धि संधि होती है क्या? तो आप बोल सकते हो वहां वृद्धि संधि नहीं होती दोस्तों। क्यों नहीं होती? क्योंकि वृद्धि संधि में क्या होता है? आई आता है या औ आता है। आपसे पूछा जाए क्या वहां पे यण संधि हो सकती है क्या? आप बोलोगे हो सकती है। क्यों हो सकती है? नहीं होगी ही। क्यों? क्योंकि यण संधि की पहचान बताई थी हमने 3,
और तीसरी पहचान यही होती है कि जहां जिस वर्ण पे संधि हो रखी है, जिस वर्ण पे संधि हो रखी है और वहां पर अगर संयुक्त व्यंजन त्रय का कोई भी रूप आता है तो वो यण संधि ही होती है। तो यहां संयुक्त व्यंजन त्रय का कोई भी रूप आ रहा है दोस्तों, तो कौन सी संधि होगी? आप बोल सकते हो यण संधि। ओके, उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। और दोस्तों हमने शुरुआत में ही कहा था कि दो वर्णों का मेल होता है, उससे परिवर्तन या विकार आता है, वो संधि होती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। और वो तीनों कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था कि स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोल सकते हो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ओके, तो इसमें आपको विकल्प से। उसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि एक एक शब्द में कौन सी संधि है। देखो दोस्तों, एक एक शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों देखा जाए तो हमें एक एक में किसकी मात्रा मिल रही है। अगर आपसे पूछे कि एक एक जो शब्द है उसमें कौन से स्वर की मात्रा है, तो दोस्तों हम यहां देखते हैं एक एक में आई आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि आई कहीं पर भी अयादि में आ सकता है क्या? अयादि में आप बोलोगे नहीं आ सकता, क्योंकि अयादि में आई हलंत, आई हलंत, अव हलंत, आव हलंत आता है। उसी प्रकार आप बोलोगे गुण संधि हो सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुण संधि में ए आता है, आई नहीं आता। ए, ओ और अर हलंत आता है। आपसे बोल दे इसमें वृद्धि संधि हो सकती है क्या दोस्तों? आप बोल सकते हो जी, इसमें वृद्धि संधि है। क्यों? क्योंकि वृद्धि, जिसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो हमने पढ़ा था कि वृद्धि संधि जो होती है उसकी पहचान है या तो आपको आई मिलेगा या आपको अव मिलेगा। तो यहां आई मिल रहा है तो ये वृद्धि संधि है। दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती, दीर्घ में आ, ई, उ ये आते। ओके दोस्तों, उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, इसका मतलब 3 वृद्धि संधि के उदाहरण है। इसमें 3 वृद्धि संधि के उदाहरण है दोस्तों। और सबसे पहले वृद्धि संधि अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको जहां संधि हो रखी है वहां या तो आई मिलेगा या वहां पे अव मिलेगा। तो जिस वर्ण पे संधि हो रखी है वहां आई और अव मिलता है तो वृद्धि संधि होती है। और यहां देखो दोस्तों कि हौ में क्या है, हौ में क्या है, अव आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि है दोस्तों। आप देखोगे कि है में आई आ रहा है तो दोस्तों यहां भी वृद्धि संधि है। अगर दोस्तों इस वर्ण पे संधि हो रही है देखें तो यहां पर भी आई आ रहा है तो यहां पर भी वृद्धि संधि है। यहां पवित्र में दोस्तों कहीं पर भी आई नहीं आ रहा, जहां संधि हो रखी है वहां कहीं आई नहीं आ रहा, वहां अव नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यह विकल्प सही होगा ब। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पवित्र में नहीं है। अब आपसे पूछा जाए पवित्र में चलो नहीं है वृद्धि, कौन सी है, तो देखो ध्यान से। हमने कहा था कि कहीं पर भी यह और वह का कोई रूप आ जाए उसको तोड़ो और उससे पहले वाले वर्ण को तोड़ो। तो उससे पहले प आ रहा है तो प को तोड़ दो, वह को भी तोड़ दो, ई और त्र। तो अब देखो दोस्तों अव हलंत, अव हलंत कहीं पर भी आता है तो उसमें अयादि संधि होती है। तो पवित्र में अयादि संधि है, वृद्धि संधि नहीं है। ओके, उसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर स्वर रहित व्यंजन आ गए उसके बाद य का कोई भी रूप आ जाए, यानी हम बोल सकते हैं, आप देखो कोई य का रूप आ रहा है, आप बोल सकते हो आ रहा है। अगर कहीं पर भी य का कोई रूप आ रहा है और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आ रहा है दोस्तों, य का कोई भी रूप आ रहा है उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आता है, तो उसमें गुण संधि तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें ए ओ आर आता है। उसमें अयादि भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें आई हलंत, आई हलंत, औ हलंत और आव हलंत आता है। उसमें यण संधि, तो यस दोस्तों उसमें यण संधि ही होती है। हमने पढ़ा था पहले यण संधि की हमने 3 पहचान पढ़ी थी दोस्तों, और सबसे पहली पहचान यही थी कि कहीं पर भी य का कोई भी रूप आ जाए उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाए दोस्तों, तो वो हमेशा यण संधि होती है। तो विकल्प सही होगा, इसमें दीर्घ संधि इसमें नहीं हो सकती दोस्तों। तो आपसे पूछ ले अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो आप विकल्प स को चुनोगे, यण संधि। ओके दोस्तों, उसी प्रकार आगे बात करें परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव। तो देखो दोस्तों जिस वर्ण पे संधि हो रही वहां देखो आप, वहां दोस्तों क्या आ रहा है? मोह। और मोह में कौन सा स्वर आपको पता है? ओ। और हमें पता है कि जहां ओ आता है वहां यण संधि नहीं हो सकती, क्योंकि यण संधि में यह वह का रूप आएगा, उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आएगा। वहां वर्ध भी नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ध में औ आता है, ओ नहीं आता, आई औ। वहां दीर्घ नहीं हो सकती, क्योंकि दीर्घ में आपको पता है आ ई उ री आता है। तो परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो जहां ए ओ अर आ जाए, जहां संधि हो रखी वहां या तो ए आ जाए या ओ आ जाए, यहां अर हलंत आ जाए, तो कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो वो गुण संधि होती है। तो विकल्प द। परमोत्सव में कौन सी संधि है? तो आप बोलोगे द, गुण संधि। उसी प्रकार हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो दोस्तों संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो चाहे वही है कि संधि के प्रकार हो या संधि के भेद पूछा जाए, हमेशा याद रखना संधि के 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के अगर पूछना जाए स्वर संधि के कितने प्रकार या भेद, तो बात बोल सकते हो 5। बाकी आपसे डायरेक्ट पूछे कि संधि के प्रकार, तो हमेशा याद रखना दोस्तों 3। ओके, तो संधि के कितने हैं? तो आप विकल्प ए को चुन सकते हो, संधि के 3 भेद होते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर प्रश्न की हम बात करें तो शब्द है राजर्षि। शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कहीं पर भी र ऊपर आता है, कहीं पर भी र ऊपर आता है तो वो र हमेशा स्वर रहित होता है। तो यहां र शिरोरेखा से ऊपर आ रहा है, तो र स्वर रहित है। र क्या है? स्वर रहित है। दूसरा कि र जिस वर्ण के ऊपर होता है उससे हमेशा पहले ही आएगा। तो यहां सी के ऊपर है तो सी से पहले है ये र है लंत। तो कहीं पर भी दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है कि जहां र ऊपर आता है उस र को नीचे लेके आओ। जैसे हम बात करें इसकी तो रा जय र हलंत सी, ऐसे है, लेकिन आधा र अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, यही होता है। अब दोस्तों कहीं पर भी र हलंत आता है उससे पहले वाले वर्ण को आप तोड़ो। जैसे जय आ रहा है तो जय हलंत और ए, और रे हलंत और सी आगे है। ये हमने क्या किया? केवल जय हलंत को तोड़ा है। जय हलंत तोड़ते ही दोस्तों अर हलंत निकल के आ रहा है, और जहां अर हलंत आता है वहां दोस्तों कौन सी संधि होती है? क्या वहां वर्धी संधि हो सकती है? तो आप बोलोगे वर्धी संधि नहीं हो सकती, वर्धी संधि आई औ की होती है। वहां दीर्घ संधि हो सकती है? तो आप बोलोगे दीर्घ संधि नहीं हो सकती, दीर्घ संधि आ ई उ री की होती है। वहां यण संधि हो सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं हो सकती, क्योंकि यण संधि में य और व का कोई रूप आएगा और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन जरूर आएगा।
आपसे पूछ ले वहां गुण संधि हो सकती है, आप बोलोगे गुण संधि ही होती है। क्यों? क्योंकि हमने गुण संधि की पहचान में पढ़ा था कि गुण संधि की 3 पहचान होती है। या तो शब्द के अंदर आपको ए मिलेगा, जिस वर्ण पे संधि हो रखी है वहां या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या अर हलंत मिलेगा। तो दोस्तों देखो अर हलंत आ रहा है, राजर्षि में अर हलंत है, तो कौन सी संधि होगी इसमें? गुण संधि होगी। ओके दोस्तों, उसी प्रकार हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि व्याकरण जो शब्द है उसमें संधि का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी सब दोस्तों, तो उसमें हमने कहा था, हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, उसको समझो दोस्तों एक बार। हमने संधि में पढ़ा था कि कहीं पर भी प्रथम पद, और पद ही दोस्तों शब्द को बोलते हैं, याद रखना। प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का क्या होता है? अंतिम वर्ण। उसका मेल अगर होता है किससे? तो द्वितीय पद या शब्द के प्रथम वर्ण से। तो देखो दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए, प्लस बीच में धन का साइन आ रहा है, इसका मतलब इसका मेल होना चाहिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। यानी अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण का जब योग होता है, अंतिम वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम, तो प्लस से पहले हमेशा अंतिम वर्ण आएगा इधर, और इधर प्रथम वर्ण आएगा, किसका? पहला और द्वितीय पद का। इनका जब योग होता है और उससे जो बदलाव आता है, उस बदलाव को ही तो क्या बोलते हैं? संधि। आप इसको बदलाव बोल दो, विकार बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो इसमें देखो दोस्तों, दो शब्दों का मेल, तो हमें पता है कि दो शब्दों का मेल संधि नहीं हो सकता, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है। देखो दोस्तों, शब्द होता है लेकिन उस शब्द का अंतिम जो वर्ण होता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, उनका आपस में मेल होता है, शब्द का पूरे का मेल नहीं होता दोस्तों। जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण लिखा है मैंने, यहां भी दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण का ही मेल होता है केवल, पूरे शब्द का मेल नहीं होता संधि। ओके, तो दो शब्दों का मेल तो नहीं हो सकता, दो पदों का मेल यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि पद और शब्द एक ही होते हैं। तीसरा है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल। देखो दोस्तों, प्रथम पद के अंतिम, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है, उसी को तो संधि बोलते हैं। तो विकल्प स सही होगा, द भी नहीं हो सकता, वर्ण तथा शब्द का मेल। तो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? तो प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है, उसका अर्थ ये होता है दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इनमें से स्वर संधि से बना पद यानी शब्द कौन सा है? ऐसा कौन सा शब्द आपके सामने जिसमें स्वर संधि ही है? अब देखो दोस्तों, यहां देखो, स्वर संधि का मतलब क्या हो गया? उसमें दीर्घ भी हो सकती है, उसमें गुण भी हो सकती है, उसमें वर्ध भी हो सकती है, उसमें यण भी हो सकती है, उसमें अयादि भी हो सकती है। क्योंकि अगले ने ये नहीं पूछा कि इसमें गुण है या दीर्घ है या वर्दी है, अगले ने पूछा स्वर, और स्वर की पहचान हमने पांचों स्वर की पहचान याद कर ली है। इसका मतलब इसमें स्वर संधि से बना शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसमें जो दूसरे शब्द होंगे ना, उसमें या तो आपको व्यंजन संधि मिलेगी या विसर्ग संधि मिलेगी। तो हमने अभी व्यंजन और विसर्ग की ना तो पहचान पढ़ी है, ना ही उनके बारे में कुछ डिटेल से हमने सीखा है। तो दोस्तों, लेकिन हमने स्वर संधि के बारे में तो अच्छी तरह सीख लिया। तो अब हो सकता है हमें एक बार के लिए, सपोज करो हमने अभी क्लास नहीं ली, तो एक बार सपोज करो आपको व्यंजन और विसर्ग का ज्ञान नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्वर का ज्ञान तो है ना। तो आप ये देखो, तल्लीन में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, डबल आला इसका स्वर नहीं हो सकता। हमें स्वर संधि की पहचान करनी है। तो देखो दोस्तों, यहां एक शब्द है दीक्षांत, यहां शब्द क्या है? दीक्षांत। दीक्षा धन अंत होता है, इसमें दीर्घ संधि होती है। देखो दोस्तों,क्षा, इसमें क्या है?क्षा।
तो ये है क हलंत, श हलंत और आ। तो देखो दोस्तों आ रहा है, इस क्षा में क्या रहा है आ। तो दीक्षांत में दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो स्वर संधि तो है ना, चाहे वो दीर्घ हो, यन होती तो भी स्वरी होती, गुण होती तो भी स्वरी होती, वर्दी होती तो भी स्वरी होती। अब यहां दीर्घ है तो भी है तो स्वर संधि। तो इसमें पूछा कि स्वर संधि से बना शब्द कौन सा है, तो आप बोल सकते हो दीक्षांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। अन्वेषण दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो याद रखो दोस्तों, अन्वेषण जो शब्द है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो वह का कोई भी रूप आ रहा है। अन्वेषण शब्द को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, वह का कोई भी रूप आ रहा है, उससे पहले स्वर रहित व्यंजन जरूर आ रहा है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि कहीं पर भी वह का कोई भी रूप आता है और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन अगर आता है तो आप ये बताओ उसमें गुण संधि हो सकती है क्या। आप बोलोगे नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि गुण संधि में ए ओ अर हलंत आएगा। उसमें दीर्घ संधि हो सकती है क्या, आप बोलोगे नहीं हो सकती। दीर्घ संधि में क्या आएगा दोस्तों, आ ई उ री आएगा। उसमें वर्दी संधि हो सकती है क्या, आप बोलोगे दोस्तों नहीं हो सकती। क्यों, वर्दी संधि में आई और औ आता है। दोस्तों ऐसे निकालते हैं संधि। आपको बोले उसमें यण संधि हो सकती है क्या, आप बोलोगे यहां हो सकती है यण संधि। क्यों, क्योंकि यण संधि की पहचान पहली दूसरी पहचान है दोस्तों। यण संधि की मैंने 3 पहचान बताई थी, उसमें सेकंड पहचान यही थी कि कहीं पर भी वह का कोई भी रूप आ जाए, वह वर्ण का कोई भी रूप आ जाए, यानी उसके साथ कोई सा भी स्वर ऐड हो, लेकिन उससे तुरंत पहले अगर स्वर रहित व्यंजन आता है, आधा वर्ण आता है, तो वो यण संधि होती है दोस्तों। तो यहां यही कंडीशन बन रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे यण संधि। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस क्रम में गुण संधि नहीं है। किस क्रम में गुण संधि नहीं है, इसका मतलब दोस्तों इसमें 3 शब्द ऐसे होंगे जो गुण संधि के उदाहरण है। 3 शब्दों में यहां गुण संधि होगी, क्योंकि किस शब्द में गुण संधि नहीं है, इसका मतलब 4 विकल्प है तो एक में गुण संधि नहीं है। एक में क्या नहीं है दोस्तों, गुण संधि नहीं है। तो हमें गुण संधि आते ही दोस्तों दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी ऐसा शब्द होगा जिसमें या तो जहां संधि हो रखी वहां ए मिलेगा या ओ मिलेगा या अर हलंत मिलेगा। तो दोस्तों जहां संधि हो रखी है वहां हमें देखो या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या अर हलंत मिलेगा। जिस वर्ण पे संधि हो रखी है तो वो गुण संधि ही होगी। ओके, तो अगर हम बात करें हितेच्छा, तो इस वर्ण पे संधि हो रखी है दोस्तों ते पे, और ते में क्या रहा है दोस्तों ए। तो इसमें कौन सी संधि आप बोल सकते हो, गुण संधि। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें प्रेषिति, तो देखो दोस्तों प्रे यही संधि हो रही है, प्रे में क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो आप बोल सकते हो यहां भी गुण संधि है। अगला है मानवेतर, वे में क्या आ रहा है दोस्तों ए आ रहा है। देखो दोस्तों तो ए आ रहा है तो इसमें भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो दोस्तों तीनों में गुण संधि है, हितेच्छा में, प्रेषिति में, मानवेतर में। और अगले ने पूछा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखो दोस्तों ये रहा, कहीं पर भी दोस्तों इसमें कहीं पर भी न तो ए आ रहा है, ना ओ आ रहा है, न अर हलंत आ रहा है। इसमें दोस्तों ऊ आ रहा है भू में, भय हलंत और ऊ, यहां संधि हो रही है भू पे, और जहां ऊ आता है वहां दीर्घ संधि होती है। तो इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। ओके, तो किस क्रम में गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो विकल्प द हो गया, भूधर्व। ओके, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो हमारे पास शब्द है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर शब्द दे रखा है, प्रत्युत्तर। तो देखो दोस्तों यह का कोई भी रूप आ जाए, हमने पढ़ा था यह का कोई भी रूप आ जाए और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन अगर आता है तो कौन सी संधि होती है वो।
गुण संधि होती है? आप बोलोगे नहीं। विसर्ग वर्दी ये भी नहीं। तो कहीं पर भी स्वर यह का कोई भी रूप आता है और उससे पहले दोस्तों स्वर रहित अगर व्यंजन आता है तो आपको पता है उसमें कौन सी संधि होती है दोस्तों? यण संधि होती है। तो आपको बोलते हैं प्रत्युत्तर में संधि बताओ, तो आप बोल सकते हो यण संधि। ओके। उसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है कि गुण संधि का उदाहरण है। देखो दोस्तों, इसमें पूछा है गुण संधि का उदाहरण है, यानी इसमें किसमें गुण संधि है? तो दोस्तों हमें पता है कि गुण संधि उसी में होगी कि आपके दिमाग में होना चाहिए, या तो आपको वहां ए मिल सकता है या ओ मिल सकता है जिस वर्ण पे संधि हो सकती है, या अर हलंत मिलेगा। इन तीनों में से कोई भी एक मिल गया वो गुण संधि होगी। तो अगर हम बात करें महर्षि, तो देखो दोस्तों महर्षि में मैंने कहा कि अगर कहीं पर भी रे वर्ण शिरोरेखा से ऊपर पाया जाता है तो रे आधा होता है या पूरा होता है? तो आप बोल सकते हो रे क्या होता है। अगर हम बात करें महर्षि की, तो जहां रे शिरोरेखा से ऊपर पाया जाता है वो हमेशा आधा होता है, जिस वर्ण के ऊपर होता है उससे हमेशा पहले आता है। तो रे को नीचे लेके आओ, रे से पहले वर्ण को तोड़ दो। जैसे रे को नीचे लेके आ गए और रे से पहला जो वर्ण होता है उसको तोड़ दो, तो आप देखोगे कि अर हलंत निकल के आता है। अर हलंत आता है तो आप बोल सकते हो गुण संधि है। तो आपको बोल दिए गुण संधि को उदाहरण, तो आप बोल सकते हो महर्षि में गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। अगर हमें बात करें पावक, तो देखो दोस्तों पाव में आव हलंत आ रहा है, जैसे प हलंत और आ व हलंत और एक के आव हलंत, इसका मतलब इसमें अयादि संधि है। कहीं पर भी आव हलंत आता है, कौन सी संधि होती है दोस्तों? अयादि। ओके। अभ्युदय, इसमें दोस्तों बात करें तो यह का कोई भी रूप आ रहा है उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आता है, तो यह याद रखना दोस्तों कौन सी संधि होगी? यण संधि हो गई। ओके। अगर बात करें ऐ की, तो जहां ऐ का रूप आ गया वहां वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? वृद्धि संधि। तो इन शब्दों में ये संधियां थी और हमें पूछा गुण संधि, तो आप बोल सकते हो महर्षि में गुण संधि। ओके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों गुण संधि से बना शब्द है। गुण संधि से बना शब्द, तो वही है कि गुण संधि होते ही आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों कि वहां आपको ए ओ या अर मिलेगा जहां संधि हो रखी है। तो आप देखोगे दोस्तों नृपाली में भी नहीं है, विभजन में भी नहीं है, विद्यानुरागी में भी नहीं है, साहित्यों यहां आ रहा है दोस्तों। यहां क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो दोस्तों यहां हम देखते हैं कि ओ आ रहा है और जहां ओ आता है वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो आपसे पूछ ले गुण संधि से बना शब्द बताओ, तो आप बोल सकते हो साहित्योन्नति। ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपसे अगर ये पूछे गुण संधि का उदाहरण है, तो देखो दोस्तों गुण संधि का उदाहरण होते ही आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि या तो आएगा वहां ए या ओ आएगा या अर हलंत आएगा। तो देखो सबसे पहले सतीश ई आ रहा है, तो ई कहीं पर भी आता है बड़ा, तो आप बोल सकते हो दीर्घ संधि होती है। इसमें गुण तो नहीं है, इसमें कौन सी है? दीर्घ। उसी प्रकार दोस्तों हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है, हम पढ़ा नहीं, अभी बाद में इसकी पहचान बताएंगे। भारतेंदु, देखो दोस्तों एक शब्द है भारतेंदु, ते में क्या आ रहा है दोस्तों? ए आ रहा है, और ए आते ही आप बोल सकते हो कि गुण संधि का उदाहरण है ये, क्योंकि गुण संधि में ए ओ अर आ सकता है, तो यहां ए आ रहा है। आई आता है तो ये वर्धी संधि का उदाहरण है। ओके दोस्तों, तो गुण संधि का उदाहरण ए आ रहा है, तो आप बोल सकते हो भारतेंदु में गुण संधि है। ओके। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों पूछा गया है कि परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव,
तो वही है दोस्तों कि देखो ओ आ रहा है, ओ आते ही आपको पता है कि जिस शब्द के अंदर ओ आ गया वो क्या यण संधि हो सकती है? क्या आप बोलोगे यण संधि नहीं हो सकती, क्योंकि यण संधि में ये और वह का रूप आएगा, उससे पहले स्वर रहित व्यंजन का आना जरूरी है, तो ये कंडीशन नहीं बन रही। उसमें वर्ध संधि हो सकती है, क्या आप बोलोगे नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ध संधि में कभी भी ओ नहीं आता, औ आता है, या तो आई आएगा या औ आएगा, वर्धी रूप जिसकी मात्रा में वर्धी हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा आपसे पूछ ले दीर्घ संधि हो सकती है, क्या आप बोलोगे दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें पता है कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। दीर्घ संधि में आ, ई, ऊ आता है या री आता है, कभी भी ओ नहीं आता। तो कहीं पर भी शब्द के अंदर आपको ए, ओ या अर हलंत मिल जाए, तो यहाँ ओ मिल रहा है तो वो हमेशा गुण संधि ही तो होती है, तो आप बोलोगे विकल्प द सही है दोस्तों। यहाँ परमोत्सव शब्द में कौन से संधि है? तो ओ आ रहा है, तो आप बोलोगे गुण संधि। उसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण, तो दोस्तों देखो हमने पढ़ा था कि कहीं पर भी वह का कोई भी रूप आता है, कहीं पर भी वह का कोई भी रूप आता है और उससे पहले स्वर रहित व्यंजन अगर आ गया, वो कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो दोस्तों विसर्ग नहीं हो सकती, वो हमेशा यण संधि होती है। यण संधि की पहचान क्या होती है दोस्तों? तीन पहचान बताई थी हमने कि ये स्वर रहित व्यंजन, उसके बाद यह का कोई भी रूप, सेकंड पहचान थी स्वर रहित व्यंजन, उसके बाद वह का कोई भी रूप, और तीसरी पहचान थी संयुक्त व्यंजन त्रय का कोई भी रूप। तो यहां स्वर रहित व्यंजन उसके बाद वह का कोई भी रूप आ रहा है, तो यहां देखते ही आपको पता चलेगा कि ये जो संधि है ये कौन सी है दोस्तों? यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, इससे जो हमने पहले क्लास पढ़ी थी उसी से संबंधित, और हमने बताया था कि हम डायरेक्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि संधि को सॉल्व कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं, वहां आपको ये नहीं पूछेगा इसका विग्रह क्या होता है या विग्रह की संधि बताओ, नहीं, वहां डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसमें संधि कौन सी होती है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी पहचान होती है कि आप उनको याद कर लो और आपके पूरे के में जो संधि का रूप पूछा था इसमें कौन सी संधि, उसमें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपको पांचों संधियों के नाम याद रखने, हर एक संधि की निश्चित पहचान होती है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, बस। तो ये सारी पहचान याद कर लो दोस्तों, लगभग आपकी संधि ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही हमने दोस्तों कंप्लीट की उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व की, कितने इजी हुआ हमारे लिए कि हम शब्द को देखकर उसमें संधि बता सकते हैं बगैर पेन को चलाए हुए दोस्तों। बगैर पेन को चलाए हुए किसी शब्द को देखकर उसमें हम संधि बता सकते हैं। तो इससे दोस्तों समय की भी बचत होगी, इजी भी होगा पेपर, आगे की राह भी आसान होगी। तो ये जो क्लास थी दोस्तों, ये याद रखना, सबसे संधियों की आप आगे भी जितनी भी क्लास पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वही थी जो हमने संधियों की पहचान सीखी थी। जैसे ही हम आगे की क्लास लेंगे दोस्तों, याद रखना वही पहचान हर जगह काम आएगी। हम जब भी विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, उससे पहले हमें वो पहचान ही याद करनी होगी कि कौन सी संधि का रूप टूटेगा यहां पे। तो दोस्तों याद रखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि वो चीजें आपको क्लियर याद करनी है, वही आपका ये जो सिलेबस है उसका पूरा का पूरा बेस है दोस्तों। अगर वो याद कर लिया तो लगभग आपका पूरा का पूरा कोर्स ये मान लो कि आपकी मुट्ठी में। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास